एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 84 तक पढ़ा था और आज हम पृष्ठ संख्या 84 के ही 5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनीश और उसके माता पिता ने घर में उत्सव के अवसर पर सजावट के लिए विद्युत बल्बों की लड़ी लगाई, जैसा कि चित्र 5.7 में दिखाया गया है। उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा? बच्चों, ये देखिए, ये विद्युत लड़ी लगी हुई है। वक्र रेखा की स्थिति में लचीले मापन फीते या धागे का उपयोग कर मापन किया जा सकता है, जैसे कि चित्र 5.8 में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद धागे को सीधा किया जा सकता है और मीटर पैमाने का उपयोग कर उसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार 5.5 स्थिति का निर्धारण। एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्होंने 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती हैं कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनिश को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर हैं। चित्र 5.9। यह देखिए बच्चों, दीपा एवं उसके मित्रों के घरों, बस स्टैंड, विद्यालय और स्थान उद्यान की स्थिति। यह बस स्टैंड है, यह विद्यालय है, यह दीपा का घर है, अनीश का घर, हरदीप का घर, तस्नीम का घर, पद्मा का घर और यह है उद्यान। आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही हैं। चित्र 5.9 को देखिए। तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि उन्होंने एक ही वस्तु या स्थान जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रेक्षण समान होता। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहते हैं। कुछ दिन पश्चात हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्रों से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। खेल। शिक्षिका चाहती हैं कि हम खेल दिवस के लिए चूना पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करें। पद्मा, हमें अधिक ऊंचाई के मापन फीते की आवश्यकता होगी। इसे खेल के कक्ष से लेते हैं। बच्चों, ये देखिए चित्र 5.10। इसमें यह मापन टेप है और ये देखिए, ये लचीला भी है। दीपा, आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर लें जहां से हम रेखाएं खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहते हैं। चित्र 5.11। बच्चों, ये देखिए, कबड्डी का कोर्ट बच्चे शिक्षिका के लिए बना रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। यह है संदर्भ बिंदु। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नानी नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक पत्थरों को पढ़ रही थी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर, यह देखिए, यह है सूचक पत्थर, लिखा था। चित्र 5.12। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नानी नाना जी के घर के निकट पहुंच रही थी। ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच रही है? ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को अंकित कर रहे थे। अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। बच्चों, ये देखिए, ये दिल्ली है और यदि हम यहाँ पर हैं तो दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर 60, 50, 40, 30
जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं दूरी कम हो रही है। 20, 10 और ये हम दिल्ली पहुंच गए। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर दर्शाता है, जैसे कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है, तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है? चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। गतिशील वस्तुएं 5.6 क्रियाकलाप 5.2 आइए खोज करें। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर यानी विराम अवस्था में हैं। अपने प्रेक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए कि आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने निर्णय का औचित्य लिखिए। ये देखिए बच्चों, ये है तालिका 5.3। अपने आसपास के वस्तुओं का प्रेक्षण। गतिशील वस्तुएं जैसे गाय खेत में चर रही है। औचित्य स्थिर वस्तुएं पेड़। औचित्य आपको यह तालिका पूर्ण करनी है। अपने औचित्यों की तुलना एवं विश्लेषण कीजिए। कोई कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है? कोई वस्तु गति में तब कही जा सकती है जब किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, तो वह वस्तु स्थिर है। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई। क्या ये गतिशील हैं? उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर हैं। तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही थी। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं या बस को संदर्भ बिंदु मानती है, तो यात्री स्थिर हैं। तथापि यदि वह बस से बाहर की किसी वस्तु जैसे एक भवन को संदर्भ बिंदु मानती है, तो यात्री और वह बस गति में है। मान लीजिए कि आप ऐसे पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में? गति के प्रकार 5.7 गति के प्रकार क्रियाकलाप 5.3 आइए खोज करें। एक रबड़ लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है, तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है, तो वह सीधी रेखा के अनुदिश चित्र 5.14 गति कर सकता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही गति करती हैं? आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? क्रियाकलाप 5.4 आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए।
इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोलों की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है, तब उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। क्रियाकलाप 5.5। आइए जांच करें। एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को चित्र 5.16 लटकाइए। अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक ओर ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। चित्र 5.16। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है, तब उसकी गति दोलन गति कहलाती है, यानी इस तरीके की गति, झूले की भांति। क्रियाकलाप 5.6। आइए जांच करें। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए। इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ पुस्तकों या एक ईंट का उपयोग चित्र 5.17 कर सकते हैं। पट्टी यानी स्ट्रिप के दूसरे छोर को थोड़ा दबाइए और फिर छोड़िए। पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या ये ऊपर नीचे गति करती हैं? यह भी दोलन गति का उदाहरण है। ये देखिए बच्चों, ये एक पतली पट्टी है, इसे ऐसे दबा के नीचे छोड़ा गया और ये ऊपर नीचे गति कर रही है दोलन की भांति। यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है, तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु भी इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों की प्रकृति में आवर्ती गति है। क्रियाकलाप 5.7। आइए पहचानें। चित्र 5.18 में दर्शाए गए बच्चों का पार्क देखिए, अथवा किसी बच्चों को अथवा किसी बच्चे के पार्क का भ्रमण कीजिए। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए। उनका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति में वर्गीकरण कीजिए। तालिका 5.4 सभी गति सूचीबद्ध कीजिए। आपने किसी गति को किसी विशेष वर्ग में क्यों रखा, इसका औचित्य बताइए। ये देखिए बच्चों, विभिन्न प्रकार की गतियां। अब ये देखिए तालिका 5.4 गति के प्रकार। वस्तु, आपको यहाँ पे झूला, और उसके बाद सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति जैसे नियत बिंदु की इधर गति इत्यादि यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इस झूले में रेखीय गति है, इसमें वृत्तीय गति है, इसमें दोलन है, इसमें भी वृत्तीय गति है, यहाँ पर ऊपर नीचे दोलन की भांति है, और ये एक रेखीय गति है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।